नमस्कार साथियों। कंचनजंगा पत्रिका समूह के तमाम दर्शक वृंदों का मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने पहले के कार्यक्रमों में ही यह सूचना दी थी कि 21 मई के दिन जब अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पूरा विश्व मना रहा होगा, उस दिन हम अपने चाय बागान के लोग को पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला की तीसरी कड़ी लेकर हाजिर होंगे। तो आज हम सब आप सबके समक्ष उपस्थित हैं, कुछ और कवियों और अपने विद्वत वक्ताओं के साथ। इससे पहले कि मैं अपने कवियों और आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकारों का परिचय दूं, मैं चाहता हूं कि आज की शुरुआत एक कविता के साथ करूं। यह कविता सुश्री रचना श्रीवास्तव जी की हाल ही में वागर्थ पत्रिका के मई 2026 अंक से ली गई कविता है। कविता का शीर्षक है चाय। सुबह चूल्हे की नीली लौ अभी पूरी तरह जागी नहीं है। केतली पर जमी रात की ठंडक धीरे धीरे पिघलती है और भीतर चाय पत्ती अपने काले रंग की कहानी पानी को सौंप देती है। भाप छत से टकराकर लौट आती है, जैसे कोई बात कहकर भी अधूरी रह गई हो। खिड़की के बाहर सड़क पर पहली साइकिल हवा को चीरती है और भीतर प्याली में उतरती चाय सुबह को नाम देती है। दूध की पतली धार अंधेरे में उजास भरती है। चम्मच की खनक समय को मापने का सबसे छोटा पैमाना बन जाती है। चाय अब केवल स्वाद नहीं, यह वह पल है जहां जल्दियां अपने जूते बाहर उतार देती है। तो दोस्तों, इस कविता के साथ आगाज करते हुए मैं आज के कार्यक्रम में कंचनजंगा पत्रिका के संपादक और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी का स्वागत करता हूं। साथ ही आज कवि के रूप में हमारे साथ दो युवा कवि जुड़े हुए हैं, सुश्री ज्योत्सना मिंज और फिलहाल पूर्वोत्तर में मौजूद और इसी डुवर्स की एक बेटी है, सुश्री अर्चना विश्वकर्मा। मैं आप दोनों का भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ चाय की सिसकियां जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक का संपादन कर के 7 कवियों को, इसी डुवर्स के 7 कवियों को हिंदी साहित्य जगत के समक्ष लाकर खड़ा करने जैसा महत्वपूर्ण कार्य करने वाले वरिष्ठ साहित्यकार श्री वॉल्टर भेंगरा तरुण जी उपस्थित हैं। साथ ही विशिष्ट वक्ता के रूप में आज हमारे साथ सिलीगुड़ी तराई डुवर्स के वरिष्ठ साहित्यकार श्री बिरखा खड़का डुवर्सली जी उपस्थित हैं। मैं संवेद रूप से आप सबका स्वागत करता हूं और आज के कार्यक्रम का मैं आगाज करता हूं सुश्री ज्योत्सना मिंज जी के जरिए। सुश्री ज्योत्सना मिंज इसी माल बाजार नागराकाटा डुवर्स इलाके की बेटी है। इन्होंने माल बाजार महाविद्यालय से अपना स्नातक का अध्ययन पूरा किया। तत्पश्चात स्नातकोत्तर के लिए ये ठाकुर पंचानन वर्मा विश्वविद्यालय कूच बिहार में गई और फिलहाल बिहार के किशनगंज नामक इलाके में
वे मौजूद हैं, एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपनी कविताओं के साथ हमारे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सबों को नमस्ते, जोहार। सभी को आज के अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही इसके अध्यक्ष वरिष्ठ लेखक वाल्टर भेंगरा, तरुण सज्जर का भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर विनय कुमार पटेल सर का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने हमें इतना सुअवसर दिया कि आज हम अपनी कविताओं को आपके समक्ष रख पा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जितने भी श्रोतागण जुड़े हैं उन सबों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सबों को चाय दिवस की आज मैं सबों को शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही मैं विशेष धन्यवाद लेखक वाल्टर भेंगरा सर जी का धन्यवाद देती हूँ कि उनके द्वारा ही हम जितने भी डूअर्स के कवि कवित्रीगण हैं सबों को एक अवसर मिला है कि हम अपनी कविताओं को एक किताब का रूप दे सके हैं। उसके लिए विशेष धन्यवाद देती हूँ। और उसी चाय की सिसकियां संग्रह से मैं एक कविता ली हूँ जिसका शीर्षक है चाय बागान की सशक्त स्त्री। कविता कुछ इस प्रकार से है। भोर 4 बजे उठती, फिर चूल्हा जलाती और भात पकाती है। बिना दातुन किए ही घर आंगन बुहारती, बच्चों को उठाती और मुंह हाथ धो के खाने को देती है। अनपढ़ है वो, लेकिन पढ़ाई के मोल को समझती है। पैसे ना होने पर भी वो अपने बच्चों को पढ़ाती है। एक तो गरीबी की मार, ऊपर से शिक्षा का अभाव। इसीलिए वह चाय बागान में पत्ती तोड़ने जाती है। धूप, सर्दी या हो वर्षा, हर मौसम में कमाती है। साल के 12 महीने अपने बदन को जलाती है। बस कुछ ही रुपयों के लिए वह हर दिन पसीना बहाती है। अगर दी जाए कभी बस 5 रुपए डबली, तो खुद के लिए वह इतवार भी न बचाती है। लोग जाते हैं बाजार अपनी जरूरतों का सामान लाने, पर वो जाती और अपने बच्चों का सांता क्लॉज बन के आती है। घर का राशन, बच्चों के कपड़े और किताबें वो लाती है। खुद कभी अस्वस्थ महसूस करें तो बागान हॉस्पिटल जाती है, लेकिन पड़ जाए हम बीमार कभी तो सरकारी नहीं प्राइवेट डॉक्टर दिखाती है। वह चाहती है अपने घर की स्थिति सुधारना, इसीलिए अपने पति को भी डांटती फटकारती है। वो है चाय बागान की कर्मठ नारी, तभी तो हर परिस्थिति से लड़ जाती है। मात्र 202 रुपया कमा के ना जाने वो कैसे पैसे बचाती है। अपनी इच्छाओं को मारकर वह हमारा हौसला बढ़ाती है। हम बन पाए कुछ जिंदगी में, इसीलिए हमें दूर भेज पढ़ाती है। वह अनपढ़, अशिक्षित है, इसीलिए हमें हर वक्त पढ़ाई का मूल्य समझाती है। मेरी जो अगली कविता है वो उसका शीर्षक है भूरा नशा। ये कविता लिखने में मुझे थोड़ी असमर्थता महसूस हो रही थी, क्योंकि हम जो बचपन से बागान में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, बागान में हमने इतने तकलीफें देखी है, इतनी मुसीबतें देखी हैं कि हमसे बागान का पॉजिटिव साइड मुझे दिखा ही नहीं आज तक। जो दिखा है वो बस वहां के लोगों का दर्द और वहां के लोगों का संघर्ष, जिसे ही मैं अपने कविता में उतारती हूँ। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए ही मैंने ये एक कविता लिखा है जो इस प्रकार है। इसका शीर्षक है भूरा नशा।
नीले आसमान के तले एक हरे रंग की कालीन बिछी है, कोमलता से भरपूर, अपने पूर्ण तरुणाई में खिली है। लेकिन इस कालीन पर पांव नहीं रखे जाते, नाजुक हाथों द्वारा ये चुने जाते हैं। कई प्रक्रियाओं से गुजरकर ये आपके प्यालों में परोसे जाते हैं। यह एक भूरे रंग का नशा होता है जो आपको सुस्त नहीं, तरोताजा करता है, आपका पूरा दिन बनाता है और शाम को आपकी थकान मिटाता है। सूर्य की किरण से ये हरा सोना बनकर चमकती है। ऊंची नीची ढलान पर ये हर क्षण मुस्काती है। सावन के दिनों में ये बसंती राग भी गाती है और असम, दार्जिलिंग, डुवर्स की शान बनकर पूरे भारत में इठलाती है। मेरी अगली कविता है मेरी अगली कविता का जो शीर्षक है वो है मुझे लगता था कि हम आखिरी पीढ़ी हैं। मुझे लगता था कि हम आखिरी पीढ़ी हैं जो बागान के इस भयावह जिंदगी को जी रहे हैं, जिसमें बाघ, भालू, हाथी, सांप और ना जाने कितने ऐसे जानवर हैं जिनसे हमें जूझना है, लड़ना है और जीना भी है। परंतु सवाल ये उठता है कि मुझे लगता था, लगता है क्यों नहीं? क्यों नहीं लगता कि हम आखिरी पीढ़ी हैं जो यहाँ के बदतर जिंदगी को जी रहे हैं, समय की पाबंदी और रुपये की तंगी को झेल रहे हैं। और झेलने तक तो ठीक था, पर हम भूल गए हैं। हम भूल गए हैं कि हमारी अगली पीढ़ी को इसे झेलने नहीं देना है। बगानियार युवाओं की जैसी स्थिति अभी है, हम अगर नहीं सुधरे और अपनी परिस्थितियों को नहीं बदले तो हमारी अगली पीढ़ी भी यही जिंदगी जीने पे मजबूर होगी। बगान में जो जानवर है उससे कई अधिक जानवर जैसी बन गई है हमारी मानसिकता, जिसकी चपेट में आज यहाँ का युवा पूरी तरह से आ गया है, जो ये सोचता है कि हमें खाना है और बस जिंदा रहना है, जिंदगी जीना नहीं है। मेरी अगली और अंतिम कविता है चाय बगान का यथार्थ। जो कहते हैं चाय के बिना हमारी सुबह अधूरी और शाम उदास है, उन्हें क्या ही पता इस चाय से ही हमारी जिंदगी आबाद और बर्बाद है। ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी कट नहीं रही, ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी कट नहीं रही, पर यहाँ के लोगों को जिंदगी काटनी नहीं, जिंदगी जीनी है। आइए सुनते हैं चाय बगान का क्या यथार्थ है। तुमने देखा होगा जब एक चाय श्रमिक पत्तियां तोड़ता है, छोटे छोटे नरम नरम पत्तियां जो आसानी से टूट जाती हैं, जिसे देखकर श्रमिक खुशी से गदगद हो जाता है। सुंदर लहलहाती हुई हरी एवं यौवन से भरी हुई पत्तियां कितनी सुंदर लगती है ना? पर इसे तोड़ता कौन है? इसे तोड़ता है एक ऐसा हाथ जो बूढ़ा हो गया है, उम्र से नहीं, उस दवाई से जो चाय की पत्तियों पर छिड़की जाती है, उसे सुंदर और जवान रखने के लिए। पर उस श्रमिक की जवानी, उसकी जवानी उम्र से पहले ही जा चुकी है। चेहरे झुलस चुके हैं, हाथ फट चुके हैं और पैर पैर इतने पत्थर हो चुके हैं कि पत्थरों से टकराने से भी अब खून नहीं निकलते, या यूं कहे कि खून सूख गया है। सूख गए हैं सारे सपने जो उन्होंने चाय बगान के क्षेत्र के बाहर तक नहीं देखे। सूख गए हैं वो उम्मीदें भी जिनके सहारे बगान के नेतागण और सरकार कम तनख्वाह में है उन्हें झुलाए।
रह गया है तो बस वह उर्माल, तिरपाल, एक छाता और एक टूटी चप्पल, जिसे ना जाने अब और कितने सालों तक घसीटना। सबों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योत्सना जी। आपकी कविताओं में एक और जहां चाय बागान का अभाव नजर आता है और दुनिया जिसके लिए चाय शायद सुबह और शाम की सुस्ती को मिटाने का, दिन के आगाज का एक माध्यम है, लेकिन वह नहीं जानती है कि इस चाय की पत्तियों को तैयार करने के पीछे कितना बड़ा संघर्ष और कितनी सारी मेहनत मौजूद है। आपकी कविता उस संघर्ष और उस मेहनत को हमारे सामने रखती है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप आगे भी ऐसे ही सृजनशील रहें और भी कविताएं लिखें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूं हमारे और एक युवा साथी सुश्री अर्चना विश्वकर्मा जी को कि वो आए और अपनी कविताएं हमारे सामने प्रस्तुत करें। इससे पहले कि अर्चना जी अपनी कविताएं प्रस्तुत करें, मैं एक छोटा सा परिचय उनका दे दूं। अर्चना जी भी इसी डुवर्स क्षेत्र की रहने वाली बेटी हैं और बानरहाट कार्तिक उरांव हिंदी गवर्नमेंट कॉलेज से इन्होंने स्नातक स्तर का अध्ययन किया है। इसके बाद उत्तर बंग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से स्नातकोत्तर करने के बाद फिलहाल वे शोधरत हैं तेजपुर विश्वविद्यालय असम से और इस समय वहीं से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आमंत्रित करता हूं सुश्री अर्चना विश्वकर्मा जी को कि वो आए और अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। अर्चना जी। हाँ, अर्चना जी आप अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। अर्चना जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शुभकामनाएं। और आज के इस कार्यक्रम का अवसर हम सभी को यह अवसर देने के लिए मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी सर का आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही डॉक्टर विनय सर और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वाल्टर सर और हमारे डुवर्स के वरिष्ठ साहित्यकार श्री बिरखा खड़का डुवर्सेली सर को भी मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आप सभी के साथ चाय बागान की कुछ कविताओं को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है बरसात का मौसम। जैसा कि हम सबको पता है कि चाय बागान जितना सुंदर दिखता है उसे सुंदर बनाने के पीछे मजदूरों का कितना गहरा श्रम छिपा रहता है वो किसी को नहीं दिखती। तो वही उन्हीं सब चीजों को मैंने अपनी कविता बरसात का मौसम में इस प्रकार दिखाया है। कविता इस प्रकार है, बरसात का मौसम। बरसात शुरू होते ही मौसम सुहाना हो जाता है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। घर में पांव पसारे बैठ चाय की चुस्कियां बस एक बहाना है। असल तो मौसम सुहाना है। लेकिन इस सुहाने मौसम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घुटनों तक कीचड़ में कड़कती बिजली और बरसते बादलों के नीचे सर पर प्लास्टिक की पन्नी ओढ़े जर खरीद गुलामों की तरह लगातार खड़े रहते हैं ताकि तुम्हारे बिस्तर तक चाय की महक घुल सके। जब तूफान तेज होता है वे कपड़ों को घुटने तक उठाते हैं
चिकने कच्चे रास्तों पर दबे पांव चले जाते हैं। कचरा आंखों में चला जाए तो उसी झोली से मलते हैं जिसमें पत्तियां उड़ेलते हैं और टहनियों घासों को पकड़कर आगे बढ़ते जाते हैं। 10 फुट से भी अधिक बरसाती नालों को पार करते हैं। 10 फुट से भी अधिक बरसाती नालों को पार करते हैं। कभी बच जाते हैं, कभी उसी में डूबकर मर जाते हैं। लेकिन चाय की तरह उनके मरने की खबर तुम तक नहीं पहुंच पाती। काश काश हमारी चाय की तरह तकलीफें भी पहुंच पाती तुम्हारे होठों तक। इसी के साथ ही मैं अपनी दूसरी कविता की ओर बढ़ती हूँ, जिसका शीर्षक है डूअर्स। क्योंकि डूअर्स की चाय बागान की कविताओं की बात हो रही है, तो डूअर्स में किस प्रकार का एक मंजर है उसको मैंने कविता अपनी डूअर्स कविता में दिखाया है। कविता इस प्रकार है। डूअर्स, जहां एक हस्ताक्षर के लिए भी घंटों खड़ा रहने के बावजूद पौरे एशो कहकर बाहर भगा दिया जाता है, उसी डूअर्स की जनी बेटी हूँ। जिनके माँ बाप पीढ़ी दर पीढ़ी चाय के बुदा तले दबे हैं, जिनकी नींद भी अपने बस में नहीं, जहां एक ग्रेजुएट भी 8 घंटे खड़े होकर कड़कड़ाती धूप, घनघोर वर्षा और ठिठुरती सर्दी में व्यवस्था से 25 किलो पत्ती अपनी पीठ पर ढोते हैं, उसी डूअर्स की जनी बेटी हूँ। जहां आरटीआई किस चिड़िया का नाम है, जहां आरटीआई किस चिड़िया का नाम है, उससे सब अनभिज्ञ हैं। अपने अधिकार के लिए भी जो लाचारी और मजबूरी से टेबल के नीचे से नोट देना पड़ता है, उसी डूअर्स में जनी बेटी हूँ। जहां कला और ज्ञान पूंजी के आगे दब जाती है, जहां कला और ज्ञान पूंजी के आगे दब जाती है, जहां टाइफाइड तक का इलाज कराने की क्षमता ना होने पर बच्चे युवा असमय ही अपना दम तोड़ देते हैं, उसी डूअर्स की जनी बेटी हूँ। उसी डूअर्स की जनी बेटी हूँ। इसके साथ ही मेरी अगली कविता का शीर्षक है चीख। इस कविता में मैंने ये दिखाया है कि हमारे डूअर्स ही नहीं, लगभग जितने भी भारत में चाय बागान हैं, वहाँ के क्षेत्रों का जो है आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो लोग एक जगह से दूसरे जगह काम करने के लिए जाते हैं। कई बार वो दलालों के हाथ ही लग जाते हैं और एक बार घर से निकलते हैं कमाने के लिए, लेकिन कभी भी अपने घर वापस नहीं आ पाते हैं। इस दर्द को मैंने अपनी कविता चीख में इस प्रकार व्यक्त किया है। हम हैं गवई, असभ्य अशिक्षित, जंगल पहाड़ धूल मिट्टी से सने बागानों के हैं हम निवासी। दर दर भटकते हैं भुखमरी लाचारी से, पेट पालने के लिए निकलते हैं घर से। ना जाने कितनों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, यह कहकर हमें 2 वक्त की रोटी दिला दो। पीठ सहलाकर हमें वो उठाते हैं, पीठ सहलाकर हमें वो उठाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। आंख मूंद कर हम उन पर भरोसा करते हैं, बेहतर जिंदगी की आशा करते हैं, पर नर्क के दलदल में हम धकेल दिए जाते हैं। कभी बिहार, कभी हैदराबाद, तो कभी कश्मीर में किसी वस्तु की तरह हम बेचे जाते हैं। कभी हवस के शिकार बनते हैं, कभी शोषण की अग्नि में झुलस जाते हैं। चुपचाप वर्षों तक गुलामी करते हैं, केवल एक ही विनती करते हैं, अब हम पर दया करो, हमें अपने घर पहुंचा दो। ये चीख गूंजती है चारों ओर, ये चीख गूंजती है चारों ओर, हर कोई इसे अनसुना करता है। इसे सुनने वालों को बुला दो, इसे सुनने वालों को बुला दो। इसी के साथ ही मेरी दूसरी अनुदित कविता है अगली, इसे मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। इसके मूल कवि जो है वसंत थापा जी हैं और जिसका नेपाली से हिंदी में अनुवाद मैंने किया है। कविता का शीर्षक है बंद और मंद। कविता इस प्रकार है। एक आंख खोलने में कितने सेकंड लगेंगे, एक आंख खोलने में कितने सेकंड लगेंगे, 1 सेकंड में आंख खुलती है तो अंधकार भाग जाता है। एक ताला खोलने में कितने मिनट लगेंगे,
कितने लगेंगे? अधिक से अधिक 2 मिनट। एक बंद फाटक खोलने में कितने घंटे लगेंगे? घंटे नहीं, कभी-कभी कुछ झंझटें रहती हैं। एक बंद बागान खोलने में कितने वर्ष लगेंगे? एक बंद बागान खोलने में कितने वर्ष लगेंगे? यह सुनकर नेताजी शहर की ओर भाग गए। हमारे गांव का चाय बागान बंद बंद है, बच्चों का जीवन यहाँ मंद मंद है। इसी के साथ ही मैं अपनी अगली कविता है, जो अंतिम कविता रहेगी मेरी आज की, उस कविता में मैंने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार शायद नेटवर्क की दिक्कत है ना। संभवतः नेटवर्क की कोई समस्या है। थोड़ा सा जी सर, आवाज आ रही है अभी? अंतिम कविता फिर से पढ़िए अर्चना जी। आप अपनी अंतिम ओके कविता। सर। अंतिम कविता का शीर्षक है, जी अंतिम कविता का शीर्षक है चाय पत्ती और मजदूर। नेटवर्क की समस्या की वजह से संभवतः अर्चना जी हमसे अभी जुड़ नहीं पा रही हैं। इसका हमें बेहद खेद है। आ गई है 1 मिनट। अच्छा जी, सर वो नेटवर्क की दिक्कत है। कोई बात नहीं, आप अपनी अंतिम कविता पढ़िए। जी सर। कविता का शीर्षक है चाय पत्ती और मजदूर। हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, आजीवन खत्म ना होने वाला किस्सा है, जिसे एक बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक उगाया है हमने, हर हानि से बचाया है हमने। जब धूप जल धूप के मिश्रण और खाद्य मल से जगाया है, गोटी से 18 महीने बाद जब किस्लें बनती है, तब होठों पर एक बड़ी मुस्कान खिलती है, क्योंकि इन्हीं पत्तियों से हमारी उम्मीद जगती है। आखिर यही हमारा पेट जो भरती है। चोट भी अगर लग जाए तो दूर नहीं होते इससे, प्रेम में इज्जत की भी होते हैं कुछ किस्से। यहाँ जिंदगियां मुड़ी हुई है कष्टों से, लेकिन भावनाएं जुड़ी हुई है सिर्फ इन्हीं पत्तियों से। चाहे तो अलग हो सकते हैं इनसे, चाहे तो अलग हो सकते रोटी भी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे सुना, और सभी दर्शकगणों का भी हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद अर्चना जी। आपकी कविताओं में चाय बागान के मजदूरों की समस्या हमारे अन्य साथियों की तरह ही उतनी ही प्रखर रूप से मौजूद है, जितनी कि हमारे दूसरे साथियों ने पिछले कार्यक्रमों के दौरान और आज ज्योत्सना जी ने जिस तरह से उभारी है। आप सामर्थ्य से भरी रचनाकार हैं, आप अनुवाद भी करती हैं, तो हमारी ओर से, कंचनजंगा पत्रिका की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले समय में हम और भी रचनाएं, चाहे वह हिंदी की हो, बांग्ला की हो, नेपाली की हो, ये अनुवाद बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यह कोई छोटा कार्य नहीं है, क्योंकि अनुवाद के माध्यम से ही भारत की भाषाओं के बीच वह सेतु बन सकता है, वह पुल बन सकता है, जहां से हर भाषा का व्यक्ति आवाजाही कर सकता है। और इससे दो समाज, दो संस्कृतियों के बीच जो एक दूरी बनी हुई है,
वह दूरी भी कम होती है। तो आप बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे डूवर्स के वरिष्ठ साहित्यकार श्री बिरखा खड़का डुवर्सिली जी को अनुरोध करता हूं कि वह अपना वक्तव्य रखें। आज विशेष रूप से वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम अस्वस्थताओं और शारीरिक दिक्कतों के बावजूद वे हमारे साथ मौजूद है। कंचनजंगा परिवार इसके लिए आपका तहे दिल से आभारी है सर। आपके पास जो एक विशाल अनुभव है इस तराई, डुवर्स और उत्तर पूर्व के साहित्य को लेकर, उससे आज हम समृद्ध हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर आपका स्वागत है। नमस्कार जी सर। जी, मेरी बारी है क्या? जी 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 हेलो सर। हाँ जी सर। सुनिए सर आप ही जी, जी। मैं शुरू कर रहा हूँ। आवाज तो टूट टूट कर आती है, समझ में भी नहीं आ रही है। फिर भी मैं अपनी ओर से मेरी अपनी चाय बगान पर कविताएं तो नहीं के बराबर हैं, फिर भी मैं डोस इलाके या चाय बगान के साहित्य पर या कविताएं क्या क्या रची गई है उसका एक विवरण आप लोग के सामने रख सकता हूँ। जी सर। नेपाली में एक गीत है, अल्झे छ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बोटैमा, आउँछ कि छोरी भनेर आमा दोबाटो रोँदै थिइन्। अर्थात नेपाली जनजीवन में डुवर्स की ओ दार्जिलिंग में होता क्या है, चाय बगान की जिंदगी एक संस्कृति बनी हुई है। इस कारण ये चाय विश्व के वैश्विक विषय होने के बावजूद भी एक परिवार के लिए सुख नहीं दे पा रही है। एक व्यक्ति के लिए डोर्स के इलाका हो या दार्जिलिंग का इलाका हो, वह सुख शांति या वैभव का माध्यम डोर्स के अथवा दार्जिलिंग के कई क्षेत्रों के चाय बागानों में रहने वाले साहित्यिक कवियों ने चाय पर या चाय से संबंधित या चाय बागान बंद होने पर जो मुसीबतें आई है उस पर बहुत कविताएं लिखी हैं। ऐसे कविता लिखने वालों में मूर्ति चाय बागान के मणि कुमार थापा, उनका एक गीति काव्य है जिसमें उन्होंने चाय बागान के जीवन की में जो भी लोग कष्ट भोग रहे हैं, बीमार होकर उनका सही उपचार नहीं हो पाता है अथवा बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाते हैं, इस तरह की जिंदगी के विषय में मणि कुमार थापा ने अपने गीति काव्य में लिखा है। इसके अलावा बीरपाड़ा के बड़े साहित्यिक शिक्षाविद किताब सिंह राय की एक जीवन फूल नाम की कविता का संग्रह है नेपाली में, जिसमें अधिकतर कविताएं चाय बगान के जीवन पर भी हैं। चाय बगान में जो जिस प्रकार की मुसीबतें आई हैं भी आ रही हैं, उनका उन्होंने पूर्वाभास दिया था, जिसके कारण अधिकतर चाय बगान के बच्चे, लड़कियां रोजी रोटी के लिए बाहर जाने के लिए विवश होती हैं। इसके बाद किस रूप में आती है, इसका चित्रण किताब सिंह राय ने अपनी कविता में किया है। इसके अलावा डोर्स इलाके में नाटक, कहानी के माध्यम से भी चाय बगान के लोगों की जिंदगी के विषय में बहुत कुछ विवरण दिया गया है। मूलतः डोर्स की कविता साहित्य नाम से 1943 में कालचीनी के दो बड़े साहित्यिक ने 1942 में दिल बहादुर सरदार और गंगा प्रसाद बैदार ने डोर्स की कविता में क्या वेदना है, ब्रिटिश जमाने से
ये तो आप हम सभी जानते हैं। चाय बागान की खेती ब्रिटिश जमाने से होकर आई है। उस समय चाय बागान की अवस्था क्या थी, मजदूरों को किस तरह कष्ट दिया जाता था, कोई सुविधा ही नहीं थी। उसका विवरण देते हुए उन्होंने कविताओं में तो कविता के साहित्य में चर्चाएं की हैं, जिसका विवरण डोर्स आवाज नाम की एक पत्रिका में 1977 में छपी थी। इसके अलावा चाय बागान की जिंदगी या चाय बागान के श्रमिकों की जिंदगी के विषय में कविताएं लिखने वाले कवियों में कविता नाम से शंकर प्रधान बागराकोट के ने लिखा है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक हैं डुअर्स के बागराकोट के, वो गोपाल सिंह बिश्व। उन्होंने युग और मांझे नाम की कविता के किताब में किस तरह इस युग में एक आदमी के रूप में चाय बागानों के श्रमिक का शोषण होता है, उनकी जिंदगी की कोई परवाह नहीं की जाती है। ये तो व्यक्तिगत तौर पे मैं भी चाय बागान में जन्मा होने के कारण, मैं चाय बागान के श्रमिक परिवार से होने के कारण मुझे इन सब बातों की अच्छी जानकारी भी है। तो गोपाल सिंह बिश्व ने भी अपनी किताब युग और मांझे में भी चाय बागान, वो बागराकोट चाय बागान के होने के कारण समग्र डुअर्स के चाय बागानों में जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां थी, अनेक प्रकार का माने कष्ट लोगों को दिया जाता था। एक जमाने में तो ब्रिटिश जमाने में तो चाय बागानों में हट्टा बाहिर नाम का एक कानून था ब्रिटिश जमाने का, जिसके तहत कोई परिवार का कोई अपराध करता है तो संपूर्ण परिवार को एक जगह से उठाकर बाहर कहीं गाड़ी में ले जाकर छोड़ दिया जाता था। वो प्रथा, उस प्रथा का विरोध या उस चलन कानून का विरोध बाद में चाय बागान के ट्रेड यूनियन ने करने के बाद वो लगभग समाप्त हो गया। फिर भी इधर लगभग 2 दशक से चाय बागानों में क्या बंद होने का सिलसिला कंटिन्यूस है। तो अभी भी कई चाय बागान बंद है। मैं जिस चाय बागान से हूं वो चाय बागान 8 साल तक बंद था। जिसे प्रकार की मुसीबतें आई, इसका विवरण अनेक कवियों ने किया है, जिसका मैं सभी तो मैं यहाँ नहीं प्रस्तुत कर सकता हूं। इवन शास्त्रीय भाषा में भी नवा इजोत नाम की एक पत्रिका में भी शास्त्रीय भाषा में भी कविताएं वहां के डोर्स के मजदूरों की कठिनाइयों के विषय में कविताएं छपी हैं। और वो पत्रिका मेरे पास अभी थी, उपलब्ध नहीं कर पा रहा हूं। इसके अलावा मेरी जानकारी के अनुसार डुअर्स के किरण उपाध्याय ने डुअर्स तिमी लिखकर वर्ग के जनजीवन का एक कवि हैं बिरोक शर्मा, उन्होंने लिखा है, जिसका हिंदी में मैंने थोड़ा अनुवाद करके एक लाइन में बता रहा हूं। चाय की चुस्की के साथ मैं राष्ट्रवाद का नाश्ता करता हूं। उनकी कविता की एक पंक्ति है बिलोक शर्मा। और उन्होंने किया है और भी, चाय के प्याले में अपना पसीना भिगोकर हर समय गर्मी ले रहा है धन बहादुर, सुबह शाम धूप में बैठकर। एक उसी बिलोक शर्मा की कविता की पंक्तियों का मैं अनुवाद पेश कर रहा हूं। इसके अलावा मैं अपना बीरवा नाम का एक कविता संग्रह छपा था, लोकनाथ प्रधान नाम के कवि ने चामुर्ची बागान से, वो चामुर्ची बागान बोलते ही डोर्स इलाका का भूटान से सटा हुआ इलाका, वहां की स्थिति अजीब गरीब है। एक तरफ भूटान है और उस इलाके में चाय बागानों में कोई भी सुख सुविधा नहीं थी। तो उस स्थिति में वो लोकनाथ प्रधान ने कविता बिरुवा मनो पौधा, उनको किस तरह बढ़ने नहीं दिया जाता है, श्रमिकों को किस तरह शोषण किया जाता है, कोई सुविधा न होने के कारण, उपचार न होने के कारण उन श्रमिकों की मौत होती है, जिस पर किसी को दुख दर्द नहीं रहता है। चाय बागान के मालिक तो कलकत्ता बाहर रहते हैं, थोड़ा बहुत मौज मस्ती करते हैं तो ट्रेड यूनियन के नेता सब उनसे पैसा लेकर कर लेते हैं और मजदूरों को पक्ष में कोई भी काम नहीं होता है। इस तरह की बातों को, ऐसे विषयों पर कवियों ने बहुत कविताएं रची हैं।
इसी तरह नगरकटा इलाके का एक डॉक्टर इंद्रमान राय थे कवि। उन्होंने कविता, नाटक, प्रहसन, एकांकी लिखकर चाय बगान के लोगों में विद्यमान अंधविश्वास, कुरीति, रूढ़िवादी विचारधारा को हटाने का अभियान चलाया था। उसमें उनकी कविताओं का उन्होंने खूब कविता का पाठ करके बहुत साहित्य के क्षेत्र में एक अच्छा भूमिका था। मैं चाय बगान एक चियाबारीमा नाम की एक कविता है कमल थिंग की, नेपाली में जिसमें इस तरह है, उसका मैंने हिंदी में अनुवाद भी करके आप लोगों को सुनाऊंगा। चियाबारीमा हाम्रो कुनै सपना अल्झेको छैन, चियाबारीमा हाम्रो कुनै सुन्दर कल्पना बाँचेको छैन, चियाबारीमा हाम्रो कुनै अस्तित्व छैन। अर्थात हिंदी में मैं इसका अनुवाद, चाय बगान में हमारा कोई सपना अटका नहीं है, चाय बगान में हमारा कोई सुंदर कल्पना बची हुई नहीं है, चाय बगान में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह की भावना कवियों ने अपने रचनाओं में, कविताओं में प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा अभी भी अर्चना ने जिस कवि की बात की, बसंत थापा, उसका उसकी एक कविता है जिसमें नेपाली में ऐसा है: कमानको साइरन अनि पगला घन्टीको बिउजेपछि युगदेखि निदाउन नसकेको अनिन्दाको पुरानो रोगी हो डुवर्स। समग्रमा कुनै पनि बन्द कमानको सुनसान कारखानामा कतिपय चुपचाप निशब्द छ डुवर्स। अर्थात डुवर्स किस तरह निशब्द स्थिति में है, वहां केवल सायरन और घंटी की आवाज पर ही मजदूरों को जाना पड़ता है। इसके अलावा उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। इसी तरह एक कवि है मदन वियोगी, उनकी कविता में है हामी निर्वासित होना लागेका छौं। अर्थात हिंदी में हम निर्वासित हो रहे हैं। अर्थात उनको जो सुविधा, व्यवस्था, घर, जो व्यवस्था दी जाती थी वो आस्ते 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 व्यवस्थाएं घटती जा रही है, जिसके कारण उनका रह पाना चाय बगान में कष्ट होगा। कई चाय बगान तो बंद भी हो रहे हैं। तो उन्होंने लिखा है हामी निर्वासित भए कति वर्ष हाम्रो पुर्खाहरूले जीवन बिताएर कति गाउँमा गए, खून पसीना एक चौड़ा गरेर। अर्थात कई वर्षों तक हमने अपने जीवन, हमारे पुरखों ने अपना जीवन यहाँ पर बलिदान किया, खून पसीना एक किया, फिर भी हमारा अभी अस्तित्व नहीं रह गया है, हम निर्वासित हो रहे हैं। इस तरह की कविता मदन वियोगी ने लिखी है। और भी इस तरह बहुत से और भी ऐसे कवि हैं जिन्होंने कविता लिखी है चाय बगान पर। इसमें सबसे प्रमुख है अगम सिंह गिरी, अस्तित्ववादी कवि, बहुत पुराने कवि हैं। वो उनकी कविता फाल्गुन नाम की कविता आप आजादी के पहले लिखी गई थी, जिसमें भी वो चाय बगान की स्थिति, जनजीवन के कष्ट पर उन्होंने मर्मशी कविता लिखी है। और इसके अलावा आपको थोड़ी मैं जानकारी यहीं पर दे दूं, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत बिंद्या सुब्बा का एक कविता है परिचय। इसके अलावा असित राय, वो साहित्य अकादमी पुरस्कृत कथाकार हैं, उनकी भी कविता में चाय बगान के, वो तो खुद के चाय बगान में जन्मे थे असित राय, उन्होंने भी चाय बगान पर, चाय पर कविताएं पेश की है। और इसके अलावा और एक चाय बगान आप जानते हैं, एक मकईबारी नाम का एक चाय बगान है। वो मकईबारी नहीं, वहाँ मकई की खेती नहीं होती है, चाय की खेती होती है। जहाँ चाय, मकईबारी के अलावा कई ऐसे चाय बगान है जहाँ जैसे एक चाय बगान है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो चाय बगान का नाम मैं भूल रहा हूँ। वहाँ का चाय डायरेक्ट बकिंगम पैलेस में जाती है और एक किलो चाय का दाम 50,000, 60,000, अब 70,000 तक पहुंचा है। लेकिन मजदूर की स्थिति जैसी की तैसी ही है। इस तरह चाय बगान में जिस तरह मजदूरों को या श्रमिकों का शोषण रहता है, उसमें कवियों ने अपनी ओर से कविता में स्थान बहुत दिया है। मैं इस क्षेत्र में कविता रचने वाले और कवियों में विकास गौतम में वामपंथी कवि ने सारा कविता
सारी की सारी कविता उन्होंने चाय बगान के जीवन पर ही लिखी थी। विकास गोते में उनका नाम है। इसके अलावा माधव बुढ़ातो की मिरिक के वो चाय बगान के, उनकी कविता भी चाय बगान में ही थी। और असित राय के बारे में इसके पहले भी मैं कह चुका हूं। इस तरह चाय बगान की जिंदगी के, मजदूरों की जिंदगी के विषय में जोश या दार्जिलिंग इलाके में कई कवियों ने, अतः साहित्यकारों ने नाटक लिखे हैं, कहानियां तो बहुत हैं, कविता भी बहुत हैं। मेरी कोई ऐसी चाय बगान की कविता कोई नहीं है, इसलिए मैं अपनी ओर से इतना ही पेश करना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके विद्वत्पूर्ण वक्तव्य के लिए, जिसमें हालांकि जिस विषय पर आप बोल रहे हैं उस पर बोलने के लिए अथाह सामग्री है और अथाह चीजें हैं, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए आपने बहुत ही सार गर्भित वक्तव्य रखते हुए इस तराई और डुवर्स इलाके और पर्वतीय इलाके में मौजूद और लिखी जाने वाली साहित्य को लेकर, रचनाओं को लेकर, रचनाकारों को लेकर एक ब्यौरा, एक खाका प्रस्तुत करने की कोशिश की। हम आपके इस विद्वत्पूर्ण वक्तव्य के लिए और जो समय आपने दिया इसके लिए आपके बहुत आभारी हैं। अब मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ साहित्यकार श्री वॉल्टर भेंगरा तरुण जी को आमंत्रित करता हूं कि वे यह आज की कविता को लेकर कंचनजंगा पत्रिका तीन श्रृंखला में ये जो वेबिनार का कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसके लिए कंचनजंगा समूह संयोजक डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी, मंच का संचालन करने वाले प्रोफेसर जयंत कुमार पटेल और दिवस किए जाने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार श्री वॉल्टर सर, आपकी आवाज आपकी स्पष्ट नहीं है। क्या अगर वो अभी आ रही है? ठीक है। आप क्या ऊपर, आप में से किसी के यहाँ ऊपर फैन चल रहा है और माइक भी ऑन है? अभी आएगी आवाज। बिरखा सर का म्यूट हो गया। तो मेरा वॉल्यूम ठीक है। अभी आवाज आ रही है ठीक से? दिवस की चाय पर आधारित कविता को लेकर कंचनजंगा पत्रिका समूह के संयोजक संपादक डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी। आप लोगों को सर की आवाज आ रही है क्या? मेरे यहाँ तो स्पष्ट नहीं है। सर आ रही है लेकिन धीमी। वॉल्टर सर आप बहुत कम आवाज। वॉल्टर सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आप फिर से डिस्कनेक्ट होकर फिर से जुड़िए। अगर आपने फैन चला रखा है तो उसको बंद कर दीजिए, शायद उसकी आवाज आ रही है ज्यादा। अभी आ रही है? हाँ अभी ठीक है आवाज अभी ठीक है। बहुत गर्मी है आज। प्रारंभिक असुविधाओं के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और चाय पर आधारित कविताओं को लेकर कंचनजंगा समूह द्वारा जो यह तीन श्रृंखला में आपने हमारी युवा कविताओं को मंच प्रदान किया, इसके लिए मैं आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मुझे काफी प्रसन्नता हुई है कि मेरे द्वारा जो एक कदम बढ़ाया गया, उस कदम को आगे मंजिल की ओर बढ़ाने में कंचनजंगा पत्रिका समूह ने एक बड़ा सहयोग दिया है। जिन कविताओं को मैंने चाय की सिसकियां कविता संग्रह में स्थान दिया, उनकी कविताओं को पाठकों के सामने लाया, उसका असर देखने को मिला है। अब मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हो रही है
कि जो प्रारंभिक कविताएं लिखने के बाद वे निरंतर रचनात्मक बनी हुई हैं, नई नई कविताएं रच रही हैं और अर्चना विश्वकर्मा से शुरू से ही हमारा संपर्क बना रहा है और वे इस दिशा में शोध कार्य भी कर रही हैं। मैं उनकी सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और डुअर्स क्षेत्र के वरिष्ठ साहित्यकार श्री खड़का डुअर सैनी का भी आभार प्रकट करता हूं। उनके माध्यम से चाय बागान के क्षेत्रों में विभिन्न भाषाओं के लेखक और कवि अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर रहे हैं। यह जानने का अवसर इस मंच ने हमें दिया और बहुत सारी जानकारियां उनकी कविताओं, उनकी अनुभूतियों के माध्यम से मुझे चाय बागान की परिस्थिति को और अधिक समझने का अवसर मिला। हालांकि मैं जब इस क्षेत्र के जनजीवन को देखने के लिए निकट से ग्रास रूट लेवल पर एमलेन बोदरा के साथ डुअर क्षेत्र में दौरा कर रहा था लगभग 4 साल पूर्व, उससे बहुत सारी जानकारियां, जैसे वही आपने बताया कि कई चाय बागान बंद हो गए हैं, कोई चाय बागान 8 साल से बंद पड़ा हुआ है। तो मैंने उन चाय बागानों का भी दौरा किया, वहां के लोगों से मैं मिला जहां चाय बागान बंद हो चुके हैं। कोई चाय बागान का मालिक अचानक गेट बंद कर देता है और अपना बागान बेचकर दूसरी ओर चला जाता है और उनके पीछे असहाय बेचारे चाय मजदूर रह जाते हैं। उनको किस तरह की विपत्तियां झेलनी पड़ी हैं, भूखमरी का सामना करना पड़ा है, मैंने उनके जीवन को निकट से देखने का मुझे अवसर मिला। कंचनजंगा पत्रिका समूह और के संयोजक डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी का विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मंच द्वारा नए कवियों को आम दर्शक और श्रोताओं के सामने पेश किया है और इसमें प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार पटेल ने उत्साहित किया है। उनके प्रति भी मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं। इसी तरह विभिन्न विषयों को लेकर कंचनजंगा पत्रिका कार्यक्रम आयोजित करती रही है। बीच बीच में मैंने उनके कार्यक्रम को देखा भी है और ये सही मायने में नए रचनाकारों को विशेषकर एक ऐसा अवसर उन्होंने प्रदान किया जो आज आवश्यकता है। इस मंच के माध्यम से हम स्थानीय लोगों की, स्थानीय रचनाकारों की, उनके जीवन की, उनकी संवेदनाओं को आम पाठकों तक, आम श्रोताओं तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएं तो अन्य युवाओं पीढ़ी के लोग रचनाकार सामने आएंगे। अंत में मैं सभी दर्शकों का, श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने धैर्य से अपनी प्रतिक्रिया दी हैं, कवियों की संवेदनाओं को समझने का प्रयास किया है और जो युवा रचनाकार इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं के समक्ष आए, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरी ओर से हार्दिक बधाई और ढेर ढेर शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सारगर्भित अध्यक्षीय वक्तव्य रखा और आपका साथ हमें हमेशा मिलता रहा है। तमाम कठिनाइयों और असुविधाओं के बावजूद आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। इसके लिए कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। दोस्तों, अब हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव की ओर हैं
और इस अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ने के पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि तमाम तरह की व्यस्तताओं के बावजूद, कई चीजों के साथ जुड़े होने के बावजूद एक पत्रिका को चलाना और वह पत्रिका निरंतर कुछ न कुछ सृजनशील कार्य करते रहे, यह सुनिश्चित करना, यह कोई आसान काम नहीं है। और ये प्रदीप त्रिपाठी जैसे युवा कर्मठ संपादक के लिए ही मेरे ख्याल से संभव है कि एक पत्रिका को सुचारू रूप से चलाना और उस पत्रिका के माध्यम से समय समय पर अलग अलग कार्यक्रम करते रहना, कभी वरिष्ठ साहित्यकारों को तो कभी युवा साहित्यकारों को जोड़ना, उन्हें मंच प्रदान करना और पूरे उत्तर पूर्व को अपने साथ जोड़ने की एक मुहिम को लेकर चल, ये बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए औपचारिक रूप से कंचनजंगा पत्रिका समूह के संपादक और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और औपचारिक रूप से ही सही लेकिन धन्यवाद ज्ञापन का कार्य संपन्न करें। प्रदीप जी। धन्यवाद विनय जी। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे समय के महत्वपूर्ण साहित्यकार और चाय की सिसकियां जैसे महत्वपूर्ण कविता संग्रह के संपादक वाल्टर भेंगरा तरुण जी, हमारे साथ जुड़े भारतीय नेपाली साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण समालोचक, अनुवादक और कवि आदरणीय वीर खड़का डुअरसेली जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दो सहभागी कवि अर्चना विश्वकर्मा जी, ज्योत्सना मिन जी, और इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हमारे अभिन्न साथी विनय कुमार पटेल जी, कंचनजंगा पत्रिका से जुड़े हमारे सभी दर्शक श्रोता मित्रों, सबसे पहले तो आप सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। विनय जी से और वाल्टर भेंगरा जी से जब इस संदर्भ में हम लोगों ने इस कार्यक्रम की योजना बनाई थी तो हमें यह अंदाज़ा नहीं था कि हम एक कार्यक्रम के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा कार्यक्रम कर पाएंगे। यह एक हमारी संकल्पना थी कि हम एक चाय बगान की कविताओं को लेकर के कार्यक्रम करें और मुझे इस बात की बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है कि विश्व चाय दिवस के अवसर पर आज हम अपनी तीसरी कड़ी में उपस्थित हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वाल्टर भेंगरा जी के द्वारा चाय की सिसकियां संग्रह में जिन कवियों को जगह मिली है, हमें यह भी अंदाजा नहीं था कि उन 7 कवियों को हम जगह दे पाएंगे और 7 कवि हमसे जुड़ पाएंगे। इसका पूरा का पूरा श्रेय विनय कुमार पटेल जी को जाता है। मैं उनको बधाई दूंगा और कंचनजंगा पत्रिका के माध्यम से उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अथक प्रयास के द्वारा सभी कवियों को इस मंच से जोड़ने का कार्य किया है। चाय की सिसकियां संग्रह आज हमारे लिए उसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है जब हम उसमें शामिल समग्र कवियों को आभासी पटल के माध्यम से ही सही उनको सुन पाए, उनको एक पुनः समझने का, उनकी कविता की विकास यात्रा को जानने का हमें अवसर मिला।
आप लोगों ने कविताओं को सुना होगा, तो मुझे यह लगता है कि यह सभी कार्यक्रम अब तक जितने भी कवि इसमें उपस्थित रहे हैं, यह कविताएं, यह आयोजन एक दूसरे की विकास यात्रा और उसके सहगामी रहे हैं। मुझे लगता है कि डूअर्स और चाय बगान की जो कविताएं हैं, यह अपने आप में एक अलग तरह का डिस्कोर्स खड़ा करती हैं। आज जिस तरीके से साहित्य में डिस्कोर्स का एक दौर है, विमर्श का एक दौर है, उसमें यह कहने में जरा भी गुरेज नहीं है कि उनमें चाय बगान की कविताओं की चर्चा बहुत कम होती है। और बहुत कम लोग इस बात से परिचित हैं कि चाय बगान में इतना समृद्ध साहित्य रचा जा रहा है। इन कविताओं में केवल संघर्ष नहीं है, बल्कि अपने समय से मुठभेड़ है। इन कविताओं में सौंदर्य बोध तो है ही, इन कविताओं में प्रतिरोध का एक तीक्ष्ण स्वर है। इन कविताओं को इस रूप में देखा जाना चाहिए। कविताओं को सुनते हुए अर्चना विश्वकर्मा और ज्योत्सना मिंज ने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी, और उसमें बिरखड़का डुअर्सेली जी ने जो नेपाली कवियों के द्वारा जो कविताएं लिखी गई हैं, उसका अनुवाद जो प्रस्तुत किया, आपने महसूस किया होगा कि उन कविताओं में एक अलग तरह का चाय बगान के जीवन का राग है, रंग है, रूप है, सौंदर्य है, एक गति है, एक अलग तरीके का उसमें प्रवाह है। निश्चित रूप से इन कविताओं को इस कार्यक्रम से कहीं आगे जा करके पढ़ा जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए। इस आयोजन के माध्यम से हमारा यह उद्देश्य रहा है कि लोग चाय की सिसकियां संग्रह के महत्व को समझें। चाय बगान के क्षेत्र में जो हमारे युवा रचनाकार निरंतर सृजनरत हैं, उनकी कविताओं के बारे में जानें। मीना पटेल जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि इन कवियों में सामर्थ्य है। निश्चित रूप से यह सामर्थ्य के ही नहीं, बल्कि इनमें बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनको तराशने और निखारने की जरूरत है। मैं सुबह एक कविता पढ़ रहा था, धनंजय मलिक की कविता। चाय दिवस के अवसर पर बीना पटेल जी ने कविता से ही शुरुआत की, तो मुझे लगता है कि एक कविता पढ़नी चाहिए। मुझे वो कविता, बहुत छोटी सी कविता, लेकिन एक अलग ढंग की कविता मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। आप सभी धनंजय मलिक की कविताओं से परिचित होंगे, और हमारा यह प्रयास होगा, चूंकि उनका भी क्षेत्र लगभग हमारा ही क्षेत्र है, जिस क्षेत्र को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में अगर हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो धनंजय मलिक को भी इस कार्यक्रम से जोड़ने का हम प्रयास करेंगे बतौर कवि। उनकी एक कविता है चाय पर केंद्रित। कविता का शीर्षक है चाय का रंग लाल। वो लिखते हैं चाय जब पानी में घुलती है, पानी का रंग लाल हो जाता है। चाय जब पानी में घुलती है, पानी का रंग लाल हो जाता है। आपको पता है वह लाल रंग मजदूरों के खून से आता है। सोचिए कि कविता कितनी छोटी है, लेकिन इसका जो स्वर है और इसकी जो गूंज है, उसका विस्तार कितना व्यापक है। मुझे लगता है कि जितने बृहत्तर फलक पर जाकर के वीर खड़का डुअर्सेली जी ने भारतीय नेपाली कवियों के बहाने चाय पर केंद्रित जो रचनाएं लिखी गई हैं, उसके बारे में जो प्रकाश डाला है, निश्चित रूप से वह एक
अन्वेषण का विषय है। इस तरह की कविताओं को लेकर के जिस तरह से अर्चना विश्वकर्मा शोध कार्य कर रही हैं, मुझे लगता है कि जो संकेत वीर खड़का डुअर्सेली जी ने दिए हैं, इस विषय को लेकर के अनुसंधान करने की जरूरत है। और अगर हमसे जितने भी हमारे शोध छात्र और विद्यार्थी जुड़े होंगे, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चाय की सिसकियां संग्रह के भीतर और चाय की सिसकियां संग्रह से बाहर बहुत सारी कविताएं हैं जिनको देखने की जरूरत है, जिनको पढ़ने की जरूरत है। हमें अंदाजा नहीं था कि हमें इतने कवियों का संग साथ मिलेगा। आप लोगों में से ही जो हमारे पूर्ववर्ती कवि रहे हैं, उन लोगों ने कई नामों के प्रस्ताव दिए हैं, और यह कहने में संकोच नहीं है कि यह हमारा अंतिम कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह तीसरा कार्यक्रम है। अभी चौथा, पांचवा, या जब तक कवियों की उपस्थिति दर्ज हो पाएगी, कवियों का साथ हमें मिलेगा, हम इस कड़ी को जारी रखेंगे। अधिक समय न लेते हुए बहुत सारी बातें कहनी है, लेकिन धन्यवाद ज्ञापन की अपनी एक सीमा होती है। हमारे किसी मित्र ने एक दिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर फोन पर कहा था कि आप धन्यवाद ज्ञापन बहुत लंबा देते हैं। तो दरअसल धन्यवाद ज्ञापन नहीं, कुछ अपनी भी बात कहनी होती है इसी बहाने। धन्यवाद ज्ञापन तो एक औपचारिकता है। तो मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वाल्टर भेंगरा जी, आपका कार्यक्रम आपके सातों कवियों के साथ आपका सानिध्य हमें निरंतर प्राप्त हुआ। इसके लिए हम कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से आपको बधाई देते हैं, आपके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। वीर खड़का डुअर्सेली जी बहुत ही जमीनी स्तर पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय नेपाली साहित्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का कार्य किया है। और उस कड़ी में एक और महत्वपूर्ण नाम लेना बहुत ही उपयुक्त होगा। सिक्किम से हमारे वरिष्ठ साहित्यकार सुभाष दीपक जी। दो तीन ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जिन लोगों ने भारतीय नेपाली साहित्य को हिंदी में ला करके उसे विशेष पहचान दिलाई है। आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपने बहुत ही सारगर्भित रूप में, बहुत ही सांकेतिक रूप में अपनी बात आपने रखी। इसके लिए कंचनजंगा पत्रिका की ओर से मैं आदरणीय वीर खड़का डुअर्सेली जी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। हमारे जो दो महत्वपूर्ण कवि हमारे साथ रहे, अर्चना विश्वकर्मा जी और ज्योत्सना मिंज जी, आप लोगों की कविताओं में बहुत ही सामर्थ्य है, शक्ति है, ऊर्जा है। मैं गुजारिश करूंगा कि आने वाले समय में आप लोग विशेष रूप से चाय बागान की समस्याओं को लेकर के हिंदी में लेखन को निरंतर जारी रखें। अगर आपके पास पर्याप्त कविताएं हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं संग्रह आना चाहिए, तो जो आपके साथ जुड़े हुए वरिष्ठ लोग हैं, वाल्टर भेंगरा जी, वीर खड़का डुअर्सेली जी, विनय पटेल जी, उनके माध्यम से उनसे एक बार रिव्यू करवा करके आप लोग अपने संग्रह को प्रकाशित करने की योजना बनाइए। मैं अर्चना विश्वकर्मा जी के प्रति और ज्योत्सना मिंज जी के प्रति भी कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। आज के कार्यक्रम के हमारे संयोजक और सूत्रधार, जिन्होंने तीनों कड़ियों का एक ताना बाना बुना है, जिन्होंने सभी रचनाकारों को जोड़ने का कार्य किया, मैं इस मंच से यह बात कहना चाहता हूं कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर किसी भी कवि से संपर्क नहीं किया है। उन्होंने ही सबसे संपर्क किया है, उन्होंने ही सबको जोड़ा है, और उनके संपर्क में पहले से लोग रहे हैं।
यह अलग बात है कि मैं सबसे परिचित हूँ, मैं अर्चना से भी परिचित हूँ, ज्योत्सना भी से भी परिचित हूँ, इसके पहले जो 6 कवि आए उनसे भी मैं परिचित हूँ। लेकिन इस कार्यक्रम में जो शामिल करने का जो योगदान है वह पूरी तरीके से विनय कुमार पटेल जी का है। शायद मैंने विलंब तो इसमें उन्होंने विलंब तो किया है कार्यक्रम को आरंभ करवाने में, लेकिन जिस तरीके से यह कड़ी हमारी आगे बढ़ी है वह बहुत ही संतोषजनक है। हमारी कोशिश होगी कि आगे आने वाले समय में जो हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं उनको भी हम इसमें शामिल कर पाएं और चाय बगान की कविता का जो एक समग्र कैनवास है उसका दस्तावेजीकरण हम इस पत्रिका के माध्यम से कर सकें, हमारी यह कोशिश होगी। तो यह कार्यक्रम हमारा अंतिम कार्यक्रम नहीं है। एक बार पुनः मैं विनय कुमार पटेल जी को कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से बधाई देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं इस कड़ी को जहां तक हम ले जा पाए यह आपके हवाले है और इस दिशा में हम कितना कार्य कर पाएंगे यह हम सब के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज के कार्यक्रम से जितने भी हमारे दर्शक और श्रोता जुड़े हुए हैं, आप सबका साथ हमें निरंतर मिलता रहा है। हमें विश्वास है कि आगे भी आप लोगों का सहयोग और सानिध्य ऐसे ही मिलता रहेगा। एक बार पुनः आप सबको कंचनजंगा पत्रिका समूह की ओर से हार्दिक बधाई, आप सबके प्रति आभार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।